हमारी अग्निपथ योजना जिसमें अग्निवीरों को हम भर्ती करते हैं और सीधे सेना में जो भर्ती मिलती थी उसकी बजाय ये योजना आई है। फौज को ही आपने क्यों चुना? जब सैनिक एक बार फौज में आ जाता है तो आपकी पहचान सिर्फ एक सैनिक के रूप में होती है। से आप आज भी याद करते हो, परिवार में बात करते हो, बहुत ही फनी एंड हार्टफेल्ट मोमेंट। ये बड़ा कठिन प्रश्न है कि हम हर 2 साल में एक जगह से दूसरे जगह हमारा तबादला होता है, ट्रांसफर पोस्टिंग होते रहती है। मैं सीधे उस सवाल पर आता हूं जो इस वक्त सबसे ज्यादा इन युवाओं में जो सेना में आना चाहते हैं, भर्ती होना चाहते हैं, उनके जहन में घूमता है और पिछले 2 सालों से लगातार कुछ चर्चा और कुछ विवाद का कारण भी बना रहा है, जो है हमारी अग्निपथ योजना जिसमें अग्निवीरों को हम भर्ती करते हैं और सीधे सेना में जो भर्ती मिलती थी उसकी बजाय ये योजना आई है। इसके अच्छाई बुराई प्रोस कॉन्स पर बहुत ज्यादा बात हुई है, लेकिन आपने शीर्ष से इस योजना को देखा है लागू, और इस योजना की अच्छाई बुराई के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जब हम किसी भी कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन लाते हैं तो शुरू में उसके बारे में काफी लोगों के मन में विचार, एंजाइटी होती है। और उसी रूप से मुझे लगता है जब ये अग्निपथ जो नई स्कीम जब आई थी तब काफी लोगों के मन में विचार तरह तरह के आए थे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे लोगों को, देशवासियों को इसके बारे में और जानकारी प्राप्त हुई, तो मुझे लगता है अब वो स्टेज निकल गया है। तो इसके जो फायदे हैं इसके बारे में मैं अभी दोहराना नहीं चाहूँगा समय के अभाव के कारण, पर मैं एक मुद्दे पर खास ध्यान देना चाहूँगा, जोर देना चाहूँगा कि अग्निवीर जब 4 वर्ष के कार्यकाल के बाद सेना से बाहर आएंगे तो मेरा मानना है कि ये 4 वर्ष में जो सेना के सिद्धांत, मूल्य, कैरेक्टर है, जैसे डिसिप्लिन समझ लीजिए आप, कमिटमेंट समझ लीजिए, और इस तरह से अन्य म्यूल, और जो सेना क्वालिटीज एक युवा में 4 साल में जो उसको इम्बाइब करेगी, मेरा मानना है कि दैट यूथ विल कैरी दिस यूनिक रेज्यूमे। ना सिर्फ इतना कि वो एक अच्छा सैनिक, एक अच्छा नागरिक बना रहेगा 4 साल में, लेकिन उसके बावजूद और उसके अलावा वो अपने स्किल सेट, कोई मैकेनिक होगा, कोई इलेक्ट्रिशियन होगा, कोई कारपेंटर होगा, तो उसमें भी उसको NCVET जो गवर्नमेंट की नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत उसको भी एक स्किल सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो 4 साल में जब ये युवा बाहर निकलेगा उसके पास काफी धनराशि रहेगी जिससे वो अपना एक उद्योग शुरू करे। ही कैन स्टार्ट हिज बिजनेस, ही कैन बी एन एंटरप्रेन्योर, या फिर ये स्किल सेट के जरिए वो अपने आप को, ही विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स। और जैसे मैंने संबोधन में कहा कि इसके आगे अभी राज्य सरकारों के लिए मेरा ये सुझाव है कि 4 साल के बाद युवाओं को जो भी उनको कैटेगरी या ट्रेड चाहिए उसमें रीस्किलिंग करे, 6-8 महीने का कोर्स चलाए, और फिर उसको राज्य सरकार के विभागों में, डिपार्टमेंट्स में, इंडस्ट्री में या अन्य क्षेत्रों में उनका जो पोटेंशियल है, उसकी क्षमता है, उसको पूरा उपयोग करें। तो मेरा मानना है कि समाज के लिए ये बहुत बड़ा योगदान और कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे ये युवा। सर, आपने जिक्र किया भविष्य के भारत के लिए फौज कैसे तैयार की जाए, उसके फौजी कैसे तैयार की जाए। अगर मैं आपसे पूछूं 2025 में जब हम मौजूद हैं, 2047 के भारत की फौज कैसी होगी, और अक्सर जो बड़ी मिलिट्रीज रही हैं दुनिया की वो एक्सपीडिशनरी फोर्सेस होती हैं, क्या हम 2047 में ये देख सकते हैं कि भारत की फोर्सेस, भारत के आर्म्ड फोर्सेस फॉरेन बेसिस से भी ऑपरेट कर सकते हैं? भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर अगर बनना चाहता है, क्या है भविष्य का रोड मैप? देखिए, आपने एक्सपीडिशनरी फोर्सेस की बात की। सबसे पहले हर एक राष्ट्र को, हर एक देश को अपनी सिक्योरिटी चैलेंजेस और थ्रेट्स का सही तरीके से आकलन करना जरूरी है। हमारी सिक्योरिटी थ्रेट्स, सिक्योरिटी चैलेंजेस जिसके बारे में मैंने बताया, अलग प्रकार की है। हमारे पास कंटेस्टेड बॉर्डर्स है 3500 किलोमीटर वेस्ट में, उसी तरह तकरीबन उतना ही किलोमीटर ईस्ट में।
So our security challenges are different. Yes, ये सही बात है कि हम विश्व पटल पर एक ऐसा देश उभर के आना चाहते हैं जिससे कि हमारी बाहर आउटरीच हो, ग्लोबल आउटरीच हो, बट उसका ये मायने नहीं है कि वी शुड बी एन एक्सपीडिशनरी फोर्स। तो उस दिशा में हमारी क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसका सही आंकलन करके, असेसमेंट करके हमने वो कैपेबिलिटीज को डेवलप करना है और उस दिशा में कार्य भी है। पर एक तरह से उसको क्या हमको सेना को एक्सपीडिशनरी फोर्स कैपेबिलिटी होना जरूरी है, वो एक प्रश्न चिन्ह है। वी मे नॉट नीड इट, बट जिस मात्रा में चाहिए उस तरह से प्लानिंग हो रही है। कैपेबिलिटी भी हम तैयार बनाई भी है। सर मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा है जो अभी प्रणय ने पूछा और आपने उसका उत्तर दिया कि हमारी सेनाओं में बेहतर तालमेल हो, सेनाएं आधुनिक समय में जो युद्ध की नीतियां बदल गई है उससे बेहतर तरीके से उस चुनौती का सामना कर सके, इसके लिए दो नई चीजें इसमें हमारे यहाँ पर लाई गई थी सेना में। एक तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का और दूसरा थिएटर कमांड का। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का तो हो गया, लेकिन थिएटर कमांड अभी होना है, और उसको लेके आप क्या सोचते हैं? थिएटर कमांड से क्या परिवर्तन आएगा जिससे कि हमको लगता है कि सेना जिस तरीके से काम कर रही थी वो बदल जाएगा? नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि तीनों सेनाएं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों की कैपेबिलिटीज, क्षमताओं को और अधिक बढ़ाने के लिए इनके बीच में एक समन्वय, अच्छा तालमेल, एक सिनर्जी, जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन होना बेहद जरूरी है और इस दिशा में कार्य भी चल रहा है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का होना मुझे लगता है उसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। जहां तक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का प्रश्न है, उसमें भी अभी प्लानिंग चल रही है। हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक मॉडल जो कई दूसरे देशों में है थिएटर कमांड का, हम उसको उसी रूप में कॉपी नहीं कर सकते। हमारे सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, हमारी पिक्यूलियर ज़रूरतों को, रिक्वायरमेंट्स को ध्यान रखते हुए हमको एक कस्टमाइज्ड, टेलर मेड मॉडल लाने की जरूरत है और उसी दिशा में मेरी नॉलेज और समझ में कार्य चल रहा है। और समय पर उसका क्या प्रारूप होगा, क्या फ्रेमवर्क होगा, उसका क्या रोड मैप होगा, वो सब चीज़ें सही समय पर उभर कर आएगी। सर, आपने अनडिसाइडेड, अनसेटल्ड बॉर्डर्स का जिक्र किया। जब आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने उस समय आपको विरासत में कहा जाए कि टेंशन मिला था, देप्सांग का ईस्टर्न लद्दाख वाला जो टेंशन मिला था, कोई ऐसा मोमेंट जिस समय आपको लगा हो कि इतना टर्बुलेंस ग्लोबली चल रहा है, इस मोर्चे पर भी लड़ाई हो सकती है, और जो कोई ऐसी रिपोर्ट जो आपको सीधे ऑप्स रूम ले गई हो अपने पीएसओस के साथ में कि वी हैव टू सिट डाउन एंड वी हैव टू डिस्कस इट? नहीं, देखिए सिक्योरिटी चैलेंजेस, सिचुएशंस अलग अलग तरह की उभर के आती है। कई हो सकती है एक्सटर्नल थ्रेट्स, कोई सकती है इंटरनल थ्रेट्स। हमारा जो सिस्टम है फौज का, इट्स अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम इन टर्म्स ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग, कंटिजेंसीज। हम सही प्रकार के कंटिजेंसीज के लिए प्लान भी कहते हैं और इस भरोसे से कि जो हमारे जवान हैं उनकी काबिलियत, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी प्रतिबद्धता, उनकी कमिटमेंट, उनका डेडिकेशन, सभी में दैट इज आवर कोर स्ट्रेंथ। और वही हमको भरोसा दिलाता है कि किसी तरह से भी सुरक्षा संबंधी चुनौती या सिचुएशन आए, उसका हम डटकर मुकाबला करने में पूरी तरह से सक्षम है। तो ऐसे कोई एक सिचुएशन को पॉइंट करना मेरे लिए थोड़ा कठिन है, पर ऐसे आते रहते हैं सिचुएशंस और अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरह के। मैं लेकिन इसी सवाल को सर थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा कि चाइना को लेके, देखिए पाकिस्तान से शुरुआत से 47 के बाद से ही जिस तरह की अदावत रही, जिस तरह की लड़ाई रही, हमने देखा 65 का भी देखा, 71 का भी देखा, फिर बांग्लादेश हो गया, करगिल हो गया। आगे हमको लगा कि शायद यही लड़ाई चलेगी, लेकिन इस तरफ चाइना बॉर्डर हमारे लिए ज्यादा बड़ा सिरदर्द, ज्यादा बड़ा टेंशन बन गया। फिर अभी तो खुद बांग्लादेश से जाके मोहम्मद यूनुस चाइना में कह देते कि चिकन नेक वाली बात, ये चिकन नेक वाला जो टेंशन है हमारे लिए,
वो कितना बड़ा है, और चाइना बॉर्डर पर जो लगातार होता रहता है। बात ये भी आती है, अब वो कितने आरोप है कितने सही, आप लोग ग्राउंड पर उसको ज्यादा देखते हैं कि नहीं इन्वेड हो गया, काफी आगे तक आ गए, सरकार सच नहीं बता रही। चाइना बॉर्डर की सच्चाई क्या है और चाइना को लेकर कितना ज्यादा चिंतित इस वक्त हम हैं, और आगे इसके लिए क्या रणनीति हमारे पास है, क्योंकि चीन ज्यादा बड़ा खतरा नजर आता है और ऐसा कहा जाता है कि कितना सच है कि वो ज्यादा बड़ा खतरा है? नहीं, देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारा एक पूरा सिस्टम है जिसके तहत हम हमारी सुरक्षा रक्षा संबंधी चुनौतियों को एनालाइज करते हैं, असेस करते हैं, और हमारी कैपेबिलिटीज डेवलपमेंट का वो एक मुख्य आधार है जिसके मुताबिक हम करते हैं। तो मैं स्पेसिफिक एक थ्रेट या दूसरे थ्रेट के बारे में इस संक्षिप्त कम समय में वर्णन करना मुझे लगता है ठीक नहीं है, पर मैं इतना आप लोगों को और आपके माध्यम से सबको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो भी थ्रेट्स हैं वर्तमान में और भविष्य में, उसका सही आंकलन करने के लिए, उसकी दिशा में खुद को तैयार करने के लिए, और हमारी सेनाओं को जैसे मैंने कहा सक्षम, प्रबल और तत्पर, तीनों विषयों में हम कार्यरत है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी थ्रेट्स है उसको हम सही मायने में ये कर पाएंगे। बिल्कुल सर, आपने अगर विश्वास दिलाया है और आपके पास वो सारी जानकारियां भी रही हैं जो ये बताती हैं कि हमें इस बात के लिए विश्वास रखना चाहिए। जयदीप जी ने अभी ईस्टर्न फ्रंट की बात की, मैं वेस्टर्न फ्रंट की बात करता हूं। आप एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उससे पहले भी कई बार इस चीज का जिक्र करते रहे बड़े फख्र के साथ में कि 1971 की लड़ाई के बाद भारतीय सेना ने 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत में वो सारी चीजें दी जो जिनेवा कन्वेंशन के तहत जरूरी थी, और आप बड़े गर्व से भारतीय सेना इस बात को कहती है। आपने जनरल आसिम मुनीर का स्टेटमेंट देखा होगा कल, वो तो पाकिस्तान को लेकर ये कह रहे हैं कि जो टू नेशन थ्योरी थी, हम मजहब अलग हैं, हम देश अलग हैं, हम लोग अलग हैं, हमारा वजूद ही बिल्कुल अलग है, हम एक नेशन हो ही नहीं सकते। सर 77-78 साल पहले तक तो एक ही फौज थी, एक ही लोग थे। देखिए, मैं सच बताऊं तो मैं पिछले 2 दिन से इतना व्यस्त रहा हूं, इतना ट्रैवल कर रहा हूं कि मैंने जो आप स्टेटमेंट का जिक्र कर रहे हैं वो मेरे को उतना ध्यान देने में, पढ़ने में मैं उतना अभी तक ये नहीं, तो मेरे को उस पर कमेंट करना मुझे लगता है सही नहीं होगा। मैं हमारी तैयारी क्या है, हमारी सेनाओं की क्या रेडीनेस लेवल्स है, उसमें ज़्यादा फोकस देना चाहूँगा, ना कि बाकी क्या सर बहुत बहुत सफाई से आपने कह दिया बच कि गए। डजंट क्वालिफाई माय कमेंट, यानी आप इसे कमेंट के योग्य भी नहीं बता रहे हैं, नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन जो मेरा सवाल था वो ये था कि जो वैल्यू सिस्टम है, जो जिसका जिक्र आप पहले भी करते रहे कि जिनेवा कन्वेंशन में सरेंडर्ड आर्मी को भी वो हमने सम्मान दिया जो एक फौजी डिजर्व करता है। देखिए, मैंने हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी सेना के बारे में बड़े विस्तार से आपको पूरा बताया है। मैंने ये भी बताया कि हमारी सेना किस तरह से एक विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कैसे प्रतिबिंब है, और किस तरह से राष्ट्रीय अखंडता या नेशनल इंटीग्रेशन का क्या प्रतीक है। और वही एक हमारी मुझे लगता है शक्ति है, स्ट्रेंथ है, कैरेक्टरिस्टिक है। मुझे लगता है प्रणय कि थल सेना के सर्वोच्च पद पर रहने वाला व्यक्ति दुश्मन के सारे हमलों से बचने की तरकीब जानता है, वो हमारे सवालों से बचने की तरकीब तो और भी अच्छे से जानते हैं, और मैं इस पे तालियां चाहता हूं। We appreciate the diplomatic intelligence that you have shown, sir. But definitely, what I would like, जो नए और मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग अभी से सवाल भी पूछना चाह रहे हैं, एक दो सवाल के लिए आएंगे हम आपके पास। मैं ये जानना चाहता हूं सर कि नए जमाने में युद्ध का तरीका ही बदल गया है। आपने अपने मंच से कहा भी, इजराइल और हमास में जो कुछ हुआ और जिस तरीके का युद्ध हुआ, रशिया और यूक्रेन में जो कुछ हुआ और हो रहा है, आने वाले समय में केवल आमने सामने की और गोला बारूद की लड़ाई नहीं रह जाएगी। स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, सूचना का युद्ध उससे कहीं बड़ा हो चुका है। आप इस दुनिया में जो युद्ध के तरीके बदल गए हैं, नीतियां बदल गई हैं, इकोनॉमिक वॉरफेयर भी होता है, उसको कैसे देखते हैं, और आपको क्या लगता है भारत इस नए जमाने के युद्ध के लिए कितना तैयार है? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है कि, और मैंने भी मेरे संबोधन में कहा कि द कैरेक्टर ऑफ वॉर हैज चेंज्ड। भविष्य की लड़ाई
हमारी जो पहले हमने लड़ाइयाँ लड़ी है या वर्तमान की लड़ाइयों से काफ़ी हटकर होगी, काफ़ी अलग होगी। नए युद्ध के तरीके, साइबर स्पेस, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, डिजिटल मीडिया, सर्वेलेंस, स्टारलिंक्स, ये नए नए इस तरह से उभर के आए हैं, जिसका और हमारे देश में ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज कमर्शियल डोमेन में भी अवेलेबल है। हमको ज़रूरी है कि हम किस तरह से इनको हमारे सैन्य एप्लीकेशन के लिए जल्दी से जल्दी उसको अडॉप्ट कर पाए और इसको लीवरेज कर पाए, और उस दिशा में हमारा काम अच्छी तरह से जारी भी है। इससे पहले कि मैं एक हाथ सवाल सामने से लूं, मेरा आखिरी सवाल है सर। हम बहुत सुनते हैं पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, हमारा कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, और उसको लेकर राजनेताओं के भी बयान आते रहते हैं कि हम बहुत जल्दी उस पर अपना अधिकार वापस ले लेंगे। सेना के स्तर पर इसको लेकर क्या रणनीति, क्या सोचे? क्या पाक अधिकृत कश्मीर जल्दी ही हमारा होगा और वो हमारा था, है और रहेगा? ये राजनेताओं से तो बहुत सुनते हैं, लेकिन एक पूर्व सेनाध्यक्ष से जरूर सुनना चाहूंगा मैं इसके बारे में। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारी अलग अलग कॉन्टिंजेंसीज के लिए हमारे प्लान्स तैयार होते हैं। अब कौन सी कॉन्टिंजेंसीज है, क्या प्लान्स है, उसके बारे में मेरा कुछ कहना उचित नहीं रहेगा, पर आप ये यकीन करके चलिए कि सभी तरह के अलग अलग कॉन्टिंजेंसीज होते हैं, तो सब में हम पूरी तरह से तैयारी हमारी होती है ऐसे। मैं उम्मीद यही करता हूं कि ऐसा जल्द हो भी सकता है और हम तैयार हैं, इसका आशय ये हुआ। एक ही सवाल सिर्फ लूंगा, चूंकि मैंने वादा किया था, पर हमारे अगले सत्र की भी तैयारी है और जनरल साहब के लिए भी वक्त की सीमा है, लेकिन एक सवाल अवश्य लूंगा। कोई भी एक सवाल जल्दी से, और हमारे साथी माइक से मदद कर दें। जो बच्चे हैं जो फौज में आना चाहते हैं, मैं पहली प्राथमिकता उनको दूंगा। हाँ, ये जो बच्चे बैठे हैं फौज में आना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, बेटा आप नाम बताओ और सर से जो सवाल पूछना चाहते हो सीधे सवाल पूछना। मेरा क्वेश्चन है, मैं शरद सोनी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से। मेरा क्वेश्चन है कि आपने अपने 43 वर्षों के इतने ब्रीफ अनुभव के दौरान भारतीय सेना में विकसित हथियारों के क्षेत्र में कितना परिवर्तन देखा है? नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा परिवर्तन देखा है। जब हम शुरुआती फौज में आए थे, तब के जो पर्सनल वेपन्स हो या बाकी वेपन्स हो, क्रू सर्व वेपन्स हो, कम्युनिकेशंस हो, सर्वेलेंस हो, इसमें कई गुना या कई मात्रा में हमने वृद्धि, परिवर्तन, क्वालिटी देखी है। अच्छी बात यह है कि यही सब वेपन सिस्टम जो अभी तक हम दूसरे देशों से आयात करते थे, इंपोर्ट करते थे, उसको अभी हम हमारे देश में बना रहे हैं, जिसका मैंने भी जिक्र किया, आत्मनिर्भरता। और जिसके लिए हमारे स्टार्टअप, हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में नए युवा आप जैसे ब्राइट यंग माइंड्स, ये भी उसी तरह से इसमें योगदान कर रहे हैं। तो भविष्य में जितनी भी टेक्नोलॉजीज है, एआई हो, मशीन लर्निंग हो, ड्रोन्स हो, साइबर स्पेस, ये हमारी जो कैपेबिलिटीज हमारे देश में उपलब्ध है, उसको सही मात्रा में चैनलाइज करना रक्षा संबंधी उपयोग के लिए, उसी में और उसी तरह मैंने डिफेंस इंडस्ट्री इकोसिस्टम का जिक्र किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।